नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बतलाते हैं इतिहास वर्ग दसम का यानी कि क्लास 10th का आज हम बतलाएंगे इतिहास हिस्ट्री। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 है जो कि चैप्टर नंबर 1 कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले इस प्रश्न चैप्टर का टाइटल का ही नाम है, यहाँ पर शीर्षक में ही दिया गया है कि राष्ट्रवाद। तो हम सबसे पहले यूरोप तो जानबे करते हैं कि यूरोप एक देश का नाम है। और राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद शब्द क्या है, ये राष्ट्रवाद क्या होता है। तो इन चीज़ के जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो चलिए, यहाँ पर आंसर जो लिखा गया है हम आप लोगों को बतलाते हैं कि इसमें दिया गया है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उसके परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, याद रखिएगा भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच, रहने वाले किसके बीच, तो लोगों के बीच एक भावनाओं का परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। कहने का अर्थ यह होता है कि राष्ट्रवाद जो है वह किसी देश का, किसी राज्य का, वहाँ का जो है भावना जो है एकता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, यानी कि एक तरह से कि भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सभी का भावना जो होगा एक होना चाहिए, एकता होगा, प्रेम होगा, तभी उस देश में राष्ट्रवाद होगा। जैसे कि यहाँ यूरोप के राष्ट्रवाद का रहा था, हम यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। और राष्ट्रवाद का तात्पर्य यह हुआ, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो किसी देश में एकता और प्रेम को बनाए रखता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और उसी को ही इस प्रश्न में लिखा गया है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है, उसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 का क्या कहता है, तो हम अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है कि मेटरनिक युग क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह मेटरनिक क्या है, मेटरनिक क्या होता है। तो ये जो मेटरनिक है वो एक व्यक्ति का नाम है जो विदेश का व्यक्ति था। हम लोग मेटरनिक के बारे में समझेंगे कोई वस्तु या कोई चीज़ होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर मेटरनिक एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि एक कोई आदमी है, इसका नाम है मेटरनिक। और यहाँ पर दिया गया है युग, यहाँ पर क्या दिया गया है, युग। और युग का मतलब होता है काल, युग का मतलब होता है काल, समय, उसी को हम कहते हैं युग। तो आज यह प्रश्न कह रहा है कि मेटरनिक युग क्या है। तो देखिए, हम बतलाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1845 ईस्वी तक के काल का मतलब होता है समय, समय को मेटरनिक युग कहते हैं। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, तो मेटरनिक। अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, तो मेटरनिक होगा। और मेटरनिक युग कब से कब तक चला, तो 1815 से लेकर 1848 के काल को, समय को, युग को मेटरनिक युग कहते हैं। और आगे क्या कहता है, चलिए अब हम आगे बतलाते हैं। आगे कहता है कि मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था, क्रांति का कट्टु शत्रु था, क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थन था, वह राजा का दैवी शक्ति पर विश्वास रखता था। यानी कि यह मेटरनिक जो था व्यक्ति, वह
क्रांति का घोर विरोधी था, क्रांति का घोर विरोधी था और वह क्रांति का कट्टर शत्रु था, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन था और क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक भी था और वह राजा का दैवीय शक्ति पर विश्वास रखता था। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि मैजनी कौन था। तो आप मैजनी भी नाम नहीं सुनेंगे और ये भी इतिहास का एक, और हम यह देखते हैं कि मैजनी इटली के राष्ट्रवाद के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है कि कौन था, तो कार्बोनरी का सदस्य था। और फिर कह रहा है कि वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्यम इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली का पलायन करना पड़ा। यानी कि वो जो है मैजनी वह 1830 ईस्वी यानी कि 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के द्वारा उत्तरी और मध्यमी इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रह गए और उसे फिर इटली के पलायन करना पड़ा। फिर देखिए कि लगभग 15 साल के बाद वह 1845 ईस्वी में मैजनी की पराजय के बाद पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। किंतु इस बार भी असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। ये देखिए यही मैजनी का फोटो यहाँ पर दिया गया है, चित्र यही मैजनी है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि लौ एवं रक्त नीति क्या है। एक प्रश्न है कि लौ एवं रक्त नीति क्या है। इस प्रकार का प्रश्न है कि लौ एवं रक्त नीति क्या है। तो देखिए यहाँ देखा गया है कि लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। यानी कि लौह एवं रक्त शक्ति का प्रतिपादन किसने किया, बिस्मार्क ने। अगर आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो यह होगा बिस्मार्क ने। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का अर्थ क्या है। तो बतलाते हैं हम कि घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यमी काल यूरोपीय शहरों में यहूदी के बस्तियों के लिए किया गया, किंतु वर्तमान संदर्भ में विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वालों लोगों को साथ स्थान को इंगित करता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछ चुका है। यह प्रश्न कहता है कि शीत युद्ध से क्या समझते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार है कि शीत युद्ध से क्या समझते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी राज्य अमेरिका, याद रखिएगा क्या, पूंजीवादी राज्य अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक द्वंद्व के द्वारा दूसरे को नीचा करने की कोशिश करते थे और प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। इस युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है। तो इसमें कह रहा है शीत युद्ध। शीत लोग आप लोग जानते होंगे, शीत यानी कि जो कि ठंड के मौसम में गिरता है कुहासा के साथ साथ पानी, उसे शीत कहते हैं। और वह शीत का मतलब होता है कि वह खुलायाम बारिश नहीं होकर और वह हवा में बारिश की बूंदी टिप 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 करके
गिरता है और इसे ही हम लोग शीत कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ शीत युद्ध है, यह युद्ध भी उसी प्रकार हुआ। कैसे हुआ कि प्रत्यक्ष रूप यानी कि सामना सामनी युद्ध न होकर और बोली से घृणा कर कर बेइज्जती कर कर उसे नीचे करने का कोशिश किया, और इस युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। और किस देश के बीच हुआ, तो पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच हुआ, यानी कि रूस एवं अमेरिका के बीच यह युद्ध हुआ। और कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। चलिए अब हम अगला प्रश्न बतलाते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चार्ल्स 10 यानी कि यहाँ एक्स लिखा हुआ, एक्स मतलब होता है 10 10, यानी कि चार्ल्स 10 के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। किसका? 1830 में चार्ल्स 10 के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। फिर बुर्बो वंश के स्थान पर, किस वंश के? बुर्बो वंश के स्थान पर आर्य वंश का सत्ता सौंपी गई। और इसी वंश यानी कि आर्य वंश के शासन ने उदारीवादी तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः इन्हीं को तहजीब दिया। समझ गए? इस प्रकार का इसका आंसर होगा कि इसमें शासन व्यवस्था पर प्रश्न पूछ रहा है कि शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यही शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा कि उदारवादी एवं पत्रकार को समर्थन से सत्ता को हासिल कर लिया। तो कौन? तो बुर्बो वंश का, यानी कि बुर्बो वंश के स्थान पर कौन है? आर्य वंश। और आर्य वंश के आदमी ही शासन के उदारता तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता को हासिल कर लिया। और कब? तो चार्ल्स 10 के यानी कि चार्ल्स 10 के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया तब, यानी कि उसके बाद। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है कि जर्मनी के एकीकरण को बाधाएं क्या थी। जर्मनी को जो एकीकरण हो रहा था उसमें बाधाएं क्या क्या थी, बाधा कौन कौन चीज़ का था, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर है कि जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं। तो यहाँ पर आंसर में सबसे पहले आंसर को इस प्रकार लिखा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। तो पहला है कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों। जर्मनी में कितने राज्य थे? तो लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, ये तीसरा नंबर नहीं है, ये धार्मिक विषमताएं। और अगला है कि राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव। राष्ट्रवाद की भावना नहीं था जर्मनी में। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप, यानी कि ऑस्ट्रिया का आदमी जहीं तहीं लगा हुआ रहता था और वह अपना दिमाग से काम करता था और जर्मनी का एकीकरण होने के लिए नहीं देता था। और उसके बाद है अगला कि मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। और इन सब 5 यानी कि 5 है, ये होगा तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि 5 गो यह एकीकरण में बाधा थी। और इन्हीं सब बाधाओं के लेकर जर्मनी के एकीकरण करने में बहुत ही टाइम लगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या अगला क्या कहता है, चलो उसको हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है, प्रश्न ही झपा गया। 9 इस प्रकार है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह के सहायक था। नेपोलियन बोनापार्ट एक आदमी का नाम था, इतिहासकार का नाम था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के समय में क्या कर रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन के समय में इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन के अनजान में इटली एवं
जर्मनी के छोटे छोटे विभाजन प्रांतों, प्रांतों मतलब होता है राज्य, विभाजन राज्य, प्रांत मतलब क्या होता है राज्य, विभाजन राज्य का एकीकरण कर दिया था। यानी कि इटली एवं जर्मनी का जितना भी छोटा छोटा राज्य था, दोनों राज्य को एकीकरण कर दिया, यानी कि एक साथ मिला दिया, जोड़ दिया, और दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों को राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया और नेपोलियन ने समानता एवं भारतीत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। इन दृष्टिकोण से नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कहते हैं और यह यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित कर दी, प्रेरणा दी। तो बोनापार्ट जी ने यूरोप में बहुत सारे काम किए, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो सबसे पहले क्या किया कि उसने इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों यानी कि छोटे छोटे प्रांतों को एकीकरण कर दिया, सबको एक साथ कर दिया और सभी राज्य को संगठित राजनीतिक भाषा समझाने लगे, राजनीतिक बताने लगे। और फिर इन दोनों देशों के में राष्ट्रीयता के भावनाओं को जागृत किया, यानी कि राष्ट्रीयता के भावनाओं को जागृत किया। और नेपोलियन ने समानता एवं भाई यानी कि भाईचारा यानी कि दोस्ती के और समानता को समझाया, किसी को भेदभाव करने को नहीं बतलाया और इस आधारित नवीन समाज को निर्माण में देश में कर दिया। इस दृष्टिकोण से नेपोलियन को क्रांति का यानी कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन शायद बहुत ही सहायक था। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे भिन्न था। यानी कि इसमें देखिए पूछ रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और राष्ट्रवाद में भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे भिन्न था। हमारे वीडियो आप लोगों लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास के सभी प्रश्न आंसर मिल जाएंगे। यह पहला चैप्टर का ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का सभी प्रश्न और क्वेश्चन आंसर साथ में मिल जाएंगे इस वीडियो के रूप में। और सभी विषयों के यानी कि क्लास 10 एवं 12 के सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पर जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न मेरा है 10वां कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के क्या कारण थे और भारत में राष्ट्रवाद का विकास में कैसे भिन्न था। तो देखिए सबसे पहले हम यूरोप का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हल्का सा हम ऊपर कर बतलाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। तो यहाँ पर दिया गया है पहला कि सामंतवादी व्यवस्था। तो देखिए सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है। तो सामंतवादी व्यवस्था के चलते समय समस्त अधिकारों सामंतों अथवा उच्च वर्ग के हाथों में थे तथा आम जनता की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। यानी कि यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के कारण में जो है एक कारण यह आता है कि सामंतवादी व्यवस्था यानी कि सामंतवादी व्यवस्था के चलते समस्त अधिकार सामंतों अथवा उच्च वर्गों के हाथ में थे। आम जनता की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। बहुत सोच रहे थे कि कैसे राष्ट्रवाद हो, यूरोप में राष्ट्रवाद हो। और अगला है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास हुआ था जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। यानी कि पुनर्जागरण के बाद
परिणाम स्वरूप यानी कि तुरंत प्रत्येक देशों में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास हुआ और फिर राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। अब अगला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जनता का बौद्धिकता तरक्कीवादी का विकास हुआ और बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यानी कि पुनर्जागरण के बाद जब जनता लोग जागरूक हो गए तो वह बिना किसी बात को सोचे समझे वो स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि जब तक उस बात को तर्क नहीं समझते थे तब तक कोई बात को वह स्वीकार नहीं करते थे। इसे तर्कवादी कहते हैं। और बौद्धिकता यानी कि सबके पास अपना बुद्धि क्षमता हो गया सभी जनता के पास कि अब हमें राष्ट्रवाद कैसे बनाना है, एकता कैसे बनाना है। और फिर अगला है कि मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय होने के परंपरागत शासन पद्धति व जनता का शोषण विरुद्ध आवाज़ उठाई। और अगला है श्रमिक वर्ग का उदय। तो इसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अतः उन्होंने धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया। अब देखिए यहाँ से पैराग्राफ छोड़ दिया गया है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रवाद के विकास के बारे में बता रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास पीछे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, उसके बाद कह रहा है कि आर्थिक नीतियों के प्रभाव, सामान्य अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और प्रजातीय विभेदन की नीति। देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ और साथ ही साहित्य एवं समाचार पत्रों में राष्ट्रवाद का विकास किया गया और सामाजिक धार्मिक सुधारों का आंदोलन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। चलिए अब अगला प्रश्न है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका। ये ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका है? इटली एवं जर्मनी जब एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी प्रांतों मतलब राज्य बता दिए, प्रांतों पर ऑस्ट्रिया के आधिपत्य और हस्तक्षेप था। यानी कि ऑस्ट्रिया जो था वहाँ पर आदमी रखा हुआ था और खुद वो ऑस्ट्रिया के आदमी रहते थे और उसे एकीकरण होने नहीं देते थे। और यहाँ पर कुछ उसका रंगदारी यानी कि कुछ चलता था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी के बाहर करके ही दोनों एकीकरण संभव था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को जो है इटली एवं जर्मनी से बाहर कर ही के दोनों को एकीकरण संभव था, ऐसे नहीं होता। और दोनों राष्ट्रों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकालने के लिए विदेशी से सहायता ली और उसे बाहर कर ही दिया लड़कर। अब चलिए प्रश्न संख्या 12 पर है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। 1830 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 1830 ईस्वी का जो क्रांति हुआ उस प्रभाव का वर्णन करने के लिए कहता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर में लिखा गया है कि 1830 ईस्वी की क्रांति में निम्नलिखित प्रभाव है। तो प्रभाव संख्या 1 में कह रहा है कि 1830 की क्रांति का प्रभाव यह रहा कि इसमें देश में कट्टर राज सत्ता वादियों का प्रभाव को कम कर दिया। यानी कि जितना भी कट्टर यानी कि गुस्सेदार राज सत्ता था उन सब वादियों को कम कर दिया गया 1830 की क्रांति में। और दूसरा कह रहा था कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस का उद्देश्यों को निरर्थक साबित किया। तीसरा बता रहा है कि इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। इसका प्रभाव
संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, तभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग पर प्रस्थान हुआ। और चौथा क्या कर रहा है कि चौथा बोल रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालिक व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय प्रतिराष्ट्रीय की प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ। तो अब चलिए 13वां क्वेश्चन पर। (1848) की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो पहला होगा मध्यम वर्ग के शासन पर प्रभाव, दूसरा होगा राजनीतिक दलों के संगठन के अभाव, और तीसरा होगा समाजवाद का प्रसार, और चौथा होगा लुई फिलिप की नीति की असफलता। यानी कि इन सब में सबसे खतरनाक यही था, चौथा ही लुई फिलिप की नीति। इस क्रांति में सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति पर जनता का उसके प्रति असंतोष था, तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसका कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। अब चलिए 14वां प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि विलियम एक के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो विलियम एक जानता था कि जर्मनी के एकीकरण का मार्ग ऑस्ट्रिया बाधक है, इसे हटाने बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्त पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था, और इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने, और विलियम के पर्सा एक देश का नाम है, और पर्सा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए उसे ठोस योजना बनाई। फिर आगे क्या कहता है, उदारीताओं के विरोध के बाद भी विलियम सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन की और जर्मनी का एकीकरण संभव किया। यानी कि प्रश्न अच्छी तरह से समझिए। प्रश्न कहता है विलियम एक के बिना जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क को असंभव था, कैसे? तो विलियम एक जब तक नहीं रहता तब जो उसको बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण कर रहा था वो असंभव था। तो विलियम एक आया और उसने जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया ही बाधक है, और ऑस्ट्रिया को हटाना होगा, और हटेगा ऐसे नहीं, जब तक युद्ध करेंगे नहीं तब तक हटेगा नहीं। तो क्या युद्ध का प्रोग्राम बनाया, और युद्ध को प्रोग्राम बनाने के लिए उसको पहले सैनिक का मजबूत बनाया। तो कहाँ का सैनिक मजबूत किया? तो पर्सा के सैनिक को शक्ति को बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई, और उस बनाने के बाद उदारीता का विरोध के बाद भी विलियम सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया, और विलियम के इस नीति के कारण ही उसने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। किसने? तो बिस्मार्क ने, और वह जर्मनी का एकीकरण को संभव कर दिया। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है कि गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी एक व्यक्ति का नाम था, उसके कार्य के बोल रहा है चर्चा करने के लिए। तो हम चर्चा करेंगे कि ज्यूसेप गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ। प्रश्न पूछ सकता है गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ? तो 1807 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा। नीस नामक नगर में कहाँ हुआ? तो नीस नामक नगर में अगर प्रश्न पूछेगा कहाँ हुआ, तो नीस नामक नगर में हुआ। यह पेशों से क्या था? अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि गैरीबाल्डी पेशों से क्या था, तो पेशों से नाविक था। और
मैजनी के विचार के समर्थन था, परंतु बाद में कबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के समर्थ बन गया और गैरिबाल्डी का सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांत का एकीकरण, वहाँ के गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और इन राज्यों के अधिकांश जनता पूर्वो वंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थक बन गए और गैरिबाल्डी ने यहाँ विक्टर एमोलियोर की प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली और गैरिबाल्डी के दक्षिणी अभियान में काबूल का समर्थन किया। और ये देखिए गैरिबाल्डी का फोटो है इस प्रकार। और फिर कहता है कि 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया, योजना बनाई। काबूर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान के विरुद्ध करते हुए रोम की रक्षा किया और पिडमाउंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गैरिबाल्डी की काबूल से भेंट हो गई और रोम अभियान वहीं खत्म हो गया। जहाँ भेंट हो गया वहीं रोम अभियान खत्म हो गया। दक्षिणी इटली की जीते गए क्षेत्रों में गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। समझिए, गैरिबाल्डी जो है अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। साधारण किसान के जीवन में जीने लगा और जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, उसका उदाहरण संसार में, इतिहास में बहुत ही कम मिलते हैं। गैरिबाल्डी इन चरित्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा और स्वयं लाल लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा कि लाल लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 16 है, जो कि इस प्रकार है। कहता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इनकी जर्मनी को जो एकीकरण था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? बिस्मार्क के। यही तो लौ एवं रक्त का प्रतिपादन किया। रही सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्र में प्रशाकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। वह प्रशा का चार्लसर था। कहाँ का चार्लसर था? बिस्मार्क कहाँ का चार्लसर था? तो प्रशा का चार्लसर था। वह मुख्य रूप से युद्ध के माध्यम से एकीकरण में विश्वास रखता था, इसलिए उन्हें रक्त एवं लौ की नीति को पालन किया और इससे नीति के तात्पर्य था और सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना, उसके जर्मनी का अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। अब देखिए यहाँ का रहा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के उद्देश्य क्या क्या थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के 3 उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य जो है वो पहला था कि प्रशा का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उन्हें नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा करना। और दूसरा उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को परास्त कर उसे जर्मन परिसंघ के बाहर निकालना था। और तीसरा उद्देश्य था कि जर्मनी का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। और यही है बिस्मार्क का फोटो, देखिए। और फिर बता रहा है कि सर्वप्रथम उसने फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया की
संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया, यानी कि फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया को जो है संधि किया, यानी कि जोड़ दिया। संधि मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ दिया, दोनों देशों को मिला दिया और डेनमार्क पर अंकुश लगाया। यहाँ पर होगा बिस्मार्क, यहाँ बिस्मार्क लिखा गया है, यहाँ पर होगा बिस्मार्क इस तरह से। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में स्वेल्सेविंग और हल्साइन राज्यों के मुद्दे लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। जीत के बाद स्वेल्सेविंग प्रशा के तथा हल्साइन ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। डेनमार्क को पराजित करने के बाद उसका मुख्य शत्रु ऑस्ट्रिया था। मुख्य शत्रु कौन था? ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने यहाँ भी कूटनीति के अंतर्गत फ्रांस से संधि कर 1866 में सोडवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। सोडवा का युद्ध में पूछेगा किसका पराजित हुआ, तो ऑस्ट्रिया को। और सोडवा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है। और पोप के अधिकार वाले सारे क्षेत्र में जर्मनी में मिला लिया। अंततः 1870 में सूडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की गई और यहाँ देखिए कुछ टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ है फ्रैंकफर्ट और फ्रांस की संधि की गई और फ्रांस के अधीनता वाले सारे राज्य जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए इतना बहुत करने के बाद इसे एकीकरण को पूरा किया गया। चलिए अब अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। इसमें कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन को संक्षिप्त विवरण दे। यूनान अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसका कारण उसे पाश्चात्य राष्ट्रों के मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी संभाव्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धि पाश्चात्य देशों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। पुनः जागरण काल से ही पाश्चात्य देशों के यूनान से प्रेरणा लेकर काफी विकास किया था, परंतु इसके बावजूद यूनान अभी भी तुर्क साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव होकर यूनानियों के राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ। धर्म, जाति और सांस्कृतिक आधार पर यूनान का पहचान एक थी। फलतः यूनानी में तुर्क शासन से अपने को अलग करने के लिए कई आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए वहाँ दिलाइया नामक संस्था का स्थान ओडिशा नामक स्थान पर की गई। यूनान की स्वतंत्रता के सम्मान समस्त यूरोप के नागरिक करते थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनानियों ही शहीद हो गए। इस घटना का संपूर्ण यूरोप
संपूर्ण संपूर्ण यूरोप के सहानुभूति यूनानी के प्रति बढ़ चुकी थी। रूस जैसी साम्राज्यवादी राष्ट्र भी यूनानी की स्वतंत्रता का समर्थन था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।